नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर सवालों को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। तो दोस्तों आज का जो सबसे पहला सवाल है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन के दो अप्रूप होते हैं। कौन कौन सा? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 का। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp2 कक्षा में सहसंयोजी बंध के द्वारा समतलीय यानी कि प्लेन से सतहों के रूप में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में ग्रेफीन बंध बल को व्यापक रूप से वैन डेर वाल्स बलों के उदाहरण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा, यहाँ पे दोस्तों रिक्त स्थान है। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। याद रखिएगा, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? 1 एम्पियर। याद रखिएगा कि 1 ओम इक्वल टू 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 का। चलिए इसका डिसीजन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ओम जो है दोस्तों, ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का अभिवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा दोस्तों। ठीक है, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल दोस्तों आपका न्यूमेरिकल सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। 3 नंबर सवाल है कि यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी दोस्तों। याद रखिएगा, इसका अगर हम सोल्व करेंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा होगा दोस्तों। कितना होगा? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए आइए देखते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए ट्रेन का लंबाई कितना दिया हुआ है? 250 मीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये दूरी है। ठीक है, खंभे को पार करने में लगा समय टाइम कितना है दोस्तों? 12 सेकंड है। ठीक है, तो ट्रेन की गति इक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 बटा 12 मीटर पर सेकंड। देखिए याद रखिएगा कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से क्या करते हैं दोस्तों? तो गुना करते हैं, यानी कि मल्टीपल किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीपल किया जाता है 18 बटा 5 से। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला सवाल दोस्तों 4 नंबर सवाल देखिए। 4 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 4 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। ठीक है, भीतरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर। सबसे पहले देखिए भीतरकनिका कहाँ स्थित है दोस्तों? ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है भीतरकनिका नेशनल पार्क। याद रखिएगा। पिचावरम दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। और कुंडापुर जो दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। याद रखिएगा। तो पूछा दोस्तों उपयुक्त में से कौन से भारत में पूर्वी तट पर स्थित है? तो दोस्तों भीतरकनिका और पिचावरम ये दोनों दोस्तों पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत में पूर्वी तट पर स्थित, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 1 और 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीतरकनिका और पिचावरम जो है ये दोनों पूर्वी तट पर स्थित है, और पिचावरम तमिलनाडु में स्थित है, कुंडापुर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2। देखिए दोस्तों, देश की ज्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, तो वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों को चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी प्रदान करती है। भीतरकनिका जो स्थित है दोस्तों ओडिशा में स्थित है। पिचावरम जो दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है। पिचावरम मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर, जबकि कुंडापुर जो कर्नाटक में स्थित है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि यह मोरक्को से था दोस्तों। ये याद रखिएगा, यह मोरक्को का निवासी था। याद रखिएगा कि इब्न बतूता जो था ये मोरक्को का निवासी था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था दोस्तों। ये भी सही है। ठीक है, ये जो इब्न बतूता था ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। ये भी सही है। उसने रेहेला लिखा था दोस्तों। ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 सभी सत्य है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सत्य है। ठीक है, चलिए इसका डिसीजन देखेंगे तो देखिए दोस्तों इब्न बतूता जो दोस्तों मोरक्को यानी कि अफ्रीका का निवासी था।
यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसने रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है दोस्तों। अगला दोस्तों 6 नंबर सवाल कि जेलेपला दर्रा स्थित है, याद रखिएगा ये सिक्किम में स्थित है, ठीक है। जेलेपला दर्रा जो दोस्तों कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं, समझिएगा कि जेलेपला दर्रा, जेलेपला एवं नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला दोस्तों आपका 7 नंबर जो सवाल है दोस्तों मैथ का सवाल है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। चलिए हम लोग जीके का पोर्शन देखते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पे अगला है दोस्तों 8 नंबर सवाल। देखिए यहाँ पे 8 नंबर सवाल आपके सामने है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो है ये भारत के मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है, मिजोरम, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या होता है दोस्तों, आइजोल। याद रखिएगा कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, ठीक है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। 100 वर्ग किलोमीटर में यह फैला पार्क वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है दोस्तों, याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा कि के वेणुगोपाल जो दोस्तों ये किस पद पे हैं, तो अटॉर्नी जनरल के पद पे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देखते हैं तो हमें समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है दोस्तों। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 30 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी नियुक्त किया गया था। 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकट रमनी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी है। तो याद रखिएगा वर्तमान में कौन है दोस्तों, तो आर वेंकट रमनी जो दोस्तों वर्तमान में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल है यानी कि महान्यायवादी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर सवाल। 10 नंबर है दोस्तों कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था, याद रखिएगा ये 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, ठीक है, याद रखिएगा। 1930 में क्या हुआ था दोस्तों, दांडी यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 24 दिन तक चला था दोस्तों, कितना किलोमीटर, 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून का विरोध किए थे, ठीक है। और उसके बाद 1932 में क्या हुआ था, गांधी और पूना पैक्ट हुआ था। गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखिएगा। 1929 में क्या हुआ था दोस्तों, लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गांधी और इरविन का समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों यानी कि 8 बार वार्ता तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता भी बोलते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे, ठीक है, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 11 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 11 नंबर सवाल है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करें। देखिए संतुलित करना है दोस्तों। Al2O3, ठीक है, 6HCl, इधर क्या है दोस्तों 2AlCl3। यहाँ पे दोस्तों खाली स्थान यहाँ पे भरना है, तो यहाँ पे क्या भराएगा 3H2O यानी कि भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा Al का कितना है 2 है, यहाँ पे भी 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। Cl क्या है दोस्तों 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए 6Cl है तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन लाना है, तो हाइड्रोजन क्या है, इतना है दोस्तों, यहाँ पे 6 है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पे 4 है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि Al2O3 6HCl 2AlCl3 3H2O, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया। ये किया गया दोस्तों ट्विटर द्वारा, याद रखिएगा। वर्तमान में ट्विटर का CEO कौन है दोस्तों, लिंडा याकोरिना, याद रखिएगा। लिंडा याकोरिना जो दोस्तों वर्तमान में ट्विटर के CEO हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया, तो ट्विटर के द्वारा किया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों इसका समझिएगा कि नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर द्वारा #power of 18 अभियान लॉन्च किया गया, ठीक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? ये है दोस्तों 76वां। याद रखिएगा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 76वां है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। समझते हैं, यहाँ पे समझिएगा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों में भारत का 87वां स्थान है, जबकि स्वीडन प्रथम स्थान पर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? याद रखिएगा, ये अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, अफगान एवं मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। कब हुआ था? 1761 को हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, याद रखिएगा पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हिमू के बीच। ठीक है, और पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, अफगान एवं मराठा के बीच हुआ था 1761 ईस्वी को। ठीक है, चलिए पानीपत कहाँ स्थित दोस्तों? हरियाणा में स्थित है। हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 14 फरवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के सेनापतित्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे पराजित हुए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। 15 नंबर सवाल है कि लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। याद रखिएगा कि लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों आपके सामने। यहाँ पे समझिएगा इसका डिसीजन कि लघु परिथन यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला दोस्तों 16 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया? ये किया गया था दोस्तों 2006 में। याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को, तो 2006 में प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा यहाँ पे कि प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह निर्णय वर्ष 2006 में प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 17 नंबर जो सवाल है ये दोस्तों मैथ का सवाल है। ठीक है, ये आपको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों 18 नंबर सवाल देखते हैं यहाँ पे। 18 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है दोस्तों? याद रखिएगा ये है चिनूक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी? तो चिनूक जो दोस्तों एक यूएसए की स्थानीय पवन है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो है चिनूक क्या है दोस्तों? यूएसए की स्थानीय पवन है। ठीक है, आइए इसका डिस्कशन देखते हैं यहाँ पे तो समझिएगा कि फॉन व चिनूक ये दोनों शुष्क पवन है जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती है। उत्तरी अल्प्स यूरोप की घाटियों में फॉन पवनों का संचरण होता है, जबकि चिनूक पवन सदियों में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों पर अमेरिका, यूएसए और कनाडा में अनुभव की जाती है। हर मटन शुष्क धूल भरी पवन है जो पश्चिमी सहारा अफ्रीका क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। मिस्ट्रल ठंडी पवन है, ठीक है दोस्तों, जो दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर बहती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? याद रखिएगा औरैया। ठीक है, औरैया जो दोस्तों ये कौन सा थर्मल पावर प्लांट? तो औरैया थर्मल पावर प्लांट जो है बिहार में स्थित नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि एनटीपीसी का औरैया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित है। यह एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है। अन्य तीनों विकल्पों बिहार राज्य से संबंधित थर्मल पावर प्लांट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था? यह था दोस्तों के सीवन। याद रखिएगा जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो इसरो के अध्यक्ष कौन थे? के सीवन थे दोस्तों। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1969 को हुआ था, 1969 में हुआ था। ठीक है, इसरो का जो मुख्यालय स्थित है यह बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए इसका देखते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कशन देखते हैं। तो चंद्रयान 2 वास्तव में चंद्रयान 1 की ही अगली पीढ़ी है, कड़ी है।
चंद्रयान 2 के लॉन्च के समय के सिवन, ठीक है, यानी कि कैलाश वादिबू सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों, ये एस स्वामीनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है 21 नंबर सवाल। 21 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया, याद रखिए ऊर्ध्वपातन की जो प्रक्रिया है ये सीधे जो है दोस्तों ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? कैनबरा, याद रखिएगा। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस का मुद्रा क्या है दोस्तों? रूबल, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल 2018 के मध्य संपन्न हुआ। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में संपन्न हुआ। 23वां राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर सवाल। देखिए 23 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है दोस्तों? याद रखिएगा ये है दोस्तों कवास गुजरात, कोरबा उत्तर प्रदेश सुमेलित नहीं है, तालचेर आंध्र प्रदेश, रामाकुंडम तमिलनाडु, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास गुजरात जो है ये सुमेलित है। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो समझिएगा। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे कि कोरबा, देखिए यहाँ पे सही सुमेलन है तापीय ऊर्जा संयंत्र और अवस्थिति, ठीक है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है, रामगुंडम तेलंगाना में, तालचेर उड़ीसा में और कवास जो दोस्तों ये गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम तेलंगाना में स्थित है, तालचेर उड़ीसा और कवास गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? तो किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने किया था। याद रखिएगा कि महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का आरंभ किया था। याद रखिएगा अगर हम लोग इसका बात डिस्कशन देखेंगे तो महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था। मन सुखलाल नजर इसके प्रथम संपादक थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? यह है दोस्तों SO2, याद रखिएगा SO2 जो है ये भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, ठीक है। बाकी CO2 है दोस्तों, N2O भी है और जलवाष्प भी है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भूमंडलीकरण ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकट स्थित सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों हैं। भूमंडलीय ऊष्मन के बढ़ने की निम्नलिखित प्रमुख कारक गैसें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, जलवाष्प H2O, नाइट्रस ऑक्साइड N2O इत्यादि, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 26 नंबर सवाल। देखिए 26 नंबर है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही है? तो ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ये सही है दोस्तों। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी सही है दोस्तों। आइए और ऑप्शन देखते हैं। चौथा ऑप्शन भी है दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही है दोस्तों, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा उपयुक्त सभी कथन सही है। देखिए दोस्तों अगला है दोस्तों 27 नंबर सवाल। देखिए 27 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का उल्लेख है दोस्तों। याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में, याद रखिएगा दल बदल का जो उल्लेख है 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। 9वीं अनुसूची में क्या दोस्तों? भूमि सुधार, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निहरता का जो उल्लेख है ये 10वीं अनुसूची में है, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रथा को समाप्त करना था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 28 नंबर सवाल। 28 नंबर है कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस
सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया, ठीक, किसके द्वारा? तो बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में, ठीक है। इसका देखते हैं डिस्कशन, यहाँ पे समझिएगा कि इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर यानी कि स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया। अगला दोस्तों 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? ये है दोस्तों ब्राहा दल। याद रखिएगा, ब्राहा दल है जो दोस्तों प्रजनन अंग नहीं है, बल्कि वार्तिका भी प्रजनन अंग है, वार्तिकाग्र, ठीक है, परागकोश, ये क्या है दोस्तों? ये सब प्रजनन अंग है फूल का। बाकी ब्राहा दल जो है ये प्रजनन अंग नहीं है फूल का। अगला है दोस्तों कि पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को ब्राहा दाल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं परागकोश प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। अगला दोस्तों 30 नंबर सवाल कि निमारी एक नस्ल है, याद रखिएगा, गाय की, ठीक है, निमारी एक नस्ल है गाय की दोस्तों, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो निमारी गाय की एक नस्ल का नाम है। अगला है 31 नंबर सवाल, 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है दोस्तों? याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति। याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधारों से संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। यहाँ पे इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समिति का गठन किया गया। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति कुछ प्रमुख समितियों के उदाहरण है। शेष जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति, पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 32 नंबर सवाल। 32 नंबर है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? याद रखिएगा, पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ठीक है। याद रखिएगा, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे, और सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ठीक है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ हुई थी? कुशीनगर, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर सवाल। 33 नंबर आपके सामने है कि निम्नलिखित पुस्तकों व उनके लेखकों के युग्मों में से कौन से सुमेलित है? सबसे पहला दोस्तों हिमालयन ओडिसी, AP वीरेंद्र कुमार, ये सही है दोस्तों, ठीक है। द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल SC त्यागी, ये भी सही है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, ये भी सही है दोस्तों। कि ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका। सभी केवल 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, सही सुमेलन, पुस्तक और लेखक, देखिए यहाँ पे पुस्तक है, यहाँ पर लेखक है हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, कर्नल SC त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा, प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 34 नंबर सवाल। देखिए 34 नंबर सवाल आपके सामने है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? याद रखिएगा, रविंद्र जडेजा को, प्रमोद भगत को, स्वपर्णा बर्मन, गौरव सिंह गिल को, यानी कि सभी को नवाजा गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी को नवाजा गया। किस खेल से तो पुरस्कृत किया गया? याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया 2019 में, ठीक है। 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सभी को नवाजा गया, रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वपर्णा बर्मन, गौरव सिंह गिल को, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। आइए देखिए दोस्तों, वर्ष 2019 में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। याद रखिएगा कि 2019 में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें रविंद्र जडेजा क्रिकेट, प्रमोद भगत पैरा स्पोर्ट्स बैडमिंटन, स्वपर्णा बर्मन एथलेटिक्स एवं गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स शामिल थे। वर्ष 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया था। 2021 में 35 खिलाड़ियों को दिया गया था अर्जुन अवार्ड, और 2019 में कितना? 19 खिलाड़ियों को दिया गया था,
ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 35 नंबर सवाल आपका जो है ये मैथ का सवाल है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 36 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे, 36 नंबर सवाल आपके सामने है दोस्तों। सवाल देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। पहला है कि वह लोकसभा के सभी सदस्यों से चुना जाता है, ठीक है दोस्तों, ये सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा ये क्या है, सही नहीं है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर बात करते हैं, क्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, सवाल पूछ रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। तो याद रखिएगा सबसे पहला कथन है कि वह लोकसभा के सभी सदस्यों में चुना जाता है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है, ये सही है दोस्तों, ठीक है। और ऑप्शन देखते हैं, यानी कि ए बी सी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमता मत दे सकते हैं, नहीं दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी ही सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सही इसका डिस्कशन देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा। संविधान का अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हैं हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला पर व्यक्ति प्रथमता मत नहीं हो देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में, ठीक है, मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा, शेष विकल्प सही है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है 37 नंबर सवाल। देखिए 37 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर लौटा दी थी। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद रखिएगा दोस्तों, जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि रॉलेटेड कब हुआ था दोस्तों, रॉलेटेड को काला कानून कहा जाता है, याद रखिएगा। बिना अपील बिना वकील या बिना दलील का कानून कहा जाता है रॉलेटेड को, याद रखिएगा। कब हुआ था, ये 1919 में हुआ था रॉलेटेड, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में समाप्त कर दिया गया था। किसकी वजह से, तो चौरा चौरी घटना की वजह से, याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था जिसमें 22 लोग मारे गए थे। इसे गांधी जी नाराज होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन मन गण की रचना किए थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 38 नंबर सवाल। देखिए 38 नंबर है कि CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। ये क्या है दोस्तों, शिक्षा वाणी ऐप, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई है, याद रखिएगा दोस्तों। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई है। अगला देखते हैं 39 नंबर सवाल। देखिए 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, किसे किया गया, संदीप सोमानी को, ठीक है। संदीप सोमानी को 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 39 का बी, संदीप सोमानी, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। HSIL, याद रखिएगा, HSIL के उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक संदीप सोमानी वर्ष 2018-19 में फिक्की के अध्यक्ष थे, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया। अगला है दोस्तों आपके सामने 40 नंबर सवाल। देखिए 40 नंबर सवाल है कि जागरोस पर्वत स्थित है दोस्तों, ये ईरान में स्थित है, याद रखिएगा कि जागरोस पर्वत कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है। ईरान की राजधानी क्या है दोस्तों, तेहरान, याद रखिएगा। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों, दमिश्क जो है सीरिया की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम लोग बात करते हैं कि जगरोस पर्वत स्थित है, ईरान में स्थित है, ठीक है, तो जगरोस पर्वत दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित है। अगला देखते हैं 41 नंबर सवाल। देखिए 41 नंबर सवाल है कि राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल इसकी पूर्वी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, राज्यपाल। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है दोस्तों, याद रखिएगा कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं।
देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार, याद रखिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका विधानसभा में कोई धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, तो आपको ध्यान रखना है केरल से संबंधित नहीं है। ठीक है, भरतनाट्यम केरल से संबंधित है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, भरतनाट्यम केरल से संबंधित नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथकली केरल से संबंधित है। ठीक है, मोहिनी अट्टम संबंधित है केरल से। कुडियाट्टम ये भी संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। किससे संबंधित है भरतनाट्यम? तमिलनाडु से संबंधित है दोस्तों भरतनाट्यम। ठीक है, याद रखिएगा, तो केरल से संबंधित नहीं है भरतनाट्यम। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि कथकली, मोहिनी अट्टम, ठीक है, कुडियाट्टम केरल से संबंधित नृत्य शैली के उदाहरण है, जबकि भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु, ठीक है, से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 43 नंबर सवाल। 43 नंबर है कि जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? ये दोस्तों उम्बेटो सुल्पासो, याद रखिएगा, उम्बेटो सुल्पासो जो है ये जीडीकेपी शब्द के खोजकर्ता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट शब्द दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बेटो सुल्पासो द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 44 नंबर सवाल। 44 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? किसके द्वारा? तो सआदत खान के द्वारा। याद रखिएगा किसे? तो सआदत खान मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, याद रखिएगा। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं तो यहाँ पे समझिएगा कि अवध के स्वतंत्र राज्य की 1722 ईस्वी में स्थापना सआदत खान ने की, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 45 नंबर सवाल। 45 नंबर है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। याद रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक प्रस्तुत किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? विश्व बैंक का स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1995 को हुआ था, WTO का। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में जारी सूचकांक में सिंगापुर को पहला जबकि भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया था। अगला दोस्तों आपके सामने 46 नंबर सवाल देखिए। 46 नंबर सवाल आपके सामने है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दोस्तों ये किया गया है न्यूयॉर्क में। याद रखिएगा कि गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये न्यूयॉर्क में किया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया। गांधी सौर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता 50 किलोवाट है। इस पार्क में 193 सौर पैनल लगाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक सौर पैनल संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य का प्रतीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 47 नंबर सवाल। 47 नंबर सवाल है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः खाली स्थान ऊर्जा में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को। ठीक है, याद रखिएगा, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 48 नंबर सवाल। 48 नंबर है दोस्तों कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? ये किया जाएगा दोस्तों किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा। याद रखिएगा कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो फ्रांस के द्वारा की जाएगी 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी। ठीक है, अगर हम लोग इसका डिस्कशन देखेंगे तो हमें समझिएगा कि वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस पेरिस द्वारा की जाएगी। तब कि वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिकी शहर लॉस एंजल्स को मिली है, जबकि 2020 में टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेल कोविड-19 महामारी के कारण जुलाई अगस्त 2021 में आयोजित हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर है कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी कि अपवर्तनांक है। हीरे का अपवर्तनांक क्या है दोस्तों? तो 2.42। याद रखिएगा 2.42 दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक। याद रखिएगा हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक
कितना दोस्तों 2.42 है। चलिए अगला देखते हैं 50 नंबर। देखिए 50 नंबर है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, क्या शामिल है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, याद रखिएगा, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, बचत और निवेश, ठीक है, या फिर ए और बी दोनों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी और दोनों, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे 50 नंबर का। देखिए दोस्तों, एक निश्चित समयावधि में किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान तथा ऋणों व परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का लेखाबद्ध विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 51 नंबर सवाल। 51 नंबर है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई कितना होता है गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा, ठीक है, या फिर दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, जिसका लंबाई कितना होता है 1465 किलोमीटर। महानदी की लंबाई कितना होता है, लगभग होता है 554 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, 554 किलोमीटर लगभग होता है दोस्तों महानदी का लंबाई। महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्रिमकम पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलिए अगला देखते हैं 52 नंबर सवाल। 52 नंबर है कि प्रथम लॉसीए मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा कि प्रथम लॉएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का जो आयोजन है किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। इसका डिस्कशन देखेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि 9-10 फरवरी 2019 के मध्य प्रथम लॉएशिया मानवाधिकार सम्मेलन, ठीक है, 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय राज्य की शक्ति, व्यवसाय और मानवाधिकार, समकालीन चुनौतियाँ, ठीक है, स्टेट पावर, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, कंटेम्पररी चैलेंज था। तृतीय लॉस एशिया मानवाधिकार सम्मेलन वर्चुअल रूप से 20 अगस्त 2022 को हुआ था, ठीक है। इस सम्मेलन का थीम ह्यूमन राइट्स इन टाइम्स ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर सवाल। 53 नंबर है कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, याद रखिएगा ये है दोस्तों सत्य नडेला, याद रखिएगा सत्य जो नडेला है ये हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, सत्य नडेला हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों 54 नंबर सवाल। देखिए 54 नंबर सवाल है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है, तो याद रखिएगा 14 दिन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा कि राज्यसभा जो है दोस्तों धन विधेयक को कितने दिनों के लिए, तो 14 दिनों के लिए लंबित कर सकती है। राज्यसभा का उल्लेख राज्यसभा, लोकसभा, उसके बाद संसद, याद रखिएगा दोस्तों संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का उल्लेख दोस्तों याद रखिएगा 80 में है, और 81 में जो है दोस्तों अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है, ठीक है। धन विधेयक का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 110 में है, याद रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो 14 दिन के लिए क्या कर सकती है, रोक सकती है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। वह धन विधेयक लोकसभा में पूर्व स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे 55 नंबर। देखिए 55 नंबर है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति यानी ग्रेट बैरियर रीफ तट के समानांतर स्थित है। पूर्वी तट, याद रखिएगा पूर्व तट के समानांतर स्थित है ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पूर्व तट के समानांतर स्थित है। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1981 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, फ्रांस राजधानी पेरिस में। इसका स्थापना 1945 में हुआ था यूनेस्को का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 56 नंबर। 56 नंबर है कि मंगल रोवर मिशन नासा, ठीक है, कि मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा। ये होगा दोस्तों 2020 में होगा। कब होगा, 2020, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा, 2020 में होगा। इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप केनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से एटलस भी 541 रॉकेट द्वारा मार्च 2020 मिशन प्रक्षेपण किया गया। मार्च 2020 मिशन के रोवर का नाम परसिवरेंस है। यह रोवर मंगल ग्रह पर चट्टान और मिट्टी के नमूने संग्रहित करेगा। 18 फरवरी 2021 को मार्च 2020 मिशन मंगल ग्रह के
जेजेरी क्रेटर में उतरा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने 57 नंबर सवाल। ठीक है, 57 नंबर जो सवाल आपके सामने है, समझिएगा यहाँ पे 57 नंबर है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों और संबंधित खेलों के युग्म में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहला दोस्तों कि एलिस मेर्टेंस टेनिस है दोस्तों, ये सही है। ठीक है, दिविज शरण पोलो, ये पोलो यहाँ नहीं होगा दोस्तों, ये गलत है, यहाँ पे टेनिस होगा। क्या होगा दोस्तों, ये टेनिस का खिलाड़ी है। कौन, ये है दोस्तों दिविज शरण जो है ये टेनिस खिलाड़ी है। उसके बाद दोस्तों अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, ये सही है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। सिमोना हालेप, ये हॉकी दोस्तों, ये हॉकी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, टेनिस होगा। क्या होगा, टेनिस, यानी कि सिमोना हालेप जो है ये टेनिस खिलाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 4 होगा। ठीक है, यानी कि सुमेलित नहीं है 2 और 4। आइए देखते हैं 2 और 4 किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, 2 और 4 सुमेलित नहीं है। चलिए इसका डिसीजन देखते हैं, यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा। सही सुमेलित इस प्रकार है, देखिए खिलाड़ी है इधर दोस्तों, संबंधित खेल है। एलिस मेर्टेंस टेनिस खिलाड़ी है, दिविज शरण टेनिस खिलाड़ी है, अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर है, सिमोना हालेप टेनिस है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 58 नंबर सवाल कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यह दोस्तों बॉडी बिल्डिंग, याद रखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन जो है ये बॉडी बिल्डिंग खेल से संबंधित है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं यहाँ पे। आइए देखिए, एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग खेल से संबंधित है। इन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है 59 नंबर सवाल कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बालक आश्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। यह अनुच्छेद 23 में है दोस्तों, याद रखिएगा अनुच्छेद 23 में क्या है, तो भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बाल श्रम निषेध है दोस्तों अनुच्छेद 23 में। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखिए, यहाँ समझिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम को निषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों नियोजन को प्रतिषेध किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 60 नंबर सवाल आपके सामने। 60 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। याद रखिएगा लाल रंग के लिए। ठीक है, लाल रंग के लिए प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये न्यूनतम होता है। ठीक है, लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। अगला है दोस्तों 61 नंबर सवाल आपके सामने है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है दोस्तों। याद रखिएगा यह है सुमन कुमारी। ठीक है, सुमन कुमारी कौन है दोस्तों, पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश है। ठीक है, तो सुमन कुमारी पाकिस्तान के इतिहास में अब तक की पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त हुई और पाकिस्तान के कंबर शाहदाद कोट क्षेत्र की है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे 62 नंबर सवाल। 62 नंबर है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। यह है दोस्तों कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम इसका डिस्कशन देखेंगे तो हमें समझिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। जून 2014 से 2 जून 2014 से तेलंगाना के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगला है दोस्तों 63 नंबर आपका मैथ का सवाल है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम लोग 64 नंबर सवाल देखेंगे। आइए 64 नंबर सवाल आपके सामने है कि मनोहर पारिकर के बाद किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया दोस्तों। याद रखिएगा प्रमोद सावंत को। ठीक है, याद रखिएगा कि वर्तमान में प्रमोद सावंत ही गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गोवा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर के निधन के बाद विधानसभा स्पीकर प्रमोद सावंत ने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। ठीक है, अगला है दोस्तों 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है दोस्तों। याद किसने रखा है, तो कजाकिस्तान। याद रखिए कजाकिस्तान ने क्या किया है, अपनी जो राजधानी है ये नूर सुल्तान रखा है। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इसका देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि मार्च 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 66 नंबर। 66 नंबर है कि नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। यह है दोस्तों भारत और इजराइल। ठीक है, याद रखिएगा कि नमस्ते सलोम जो है दोस्तों पत्रिका ये किन 2 देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है, भारत और इजराइल के संबंधों पर आधारित है नमस्ते सलोम। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे। आइए देखिए दोस्तों
नमस्ते सलोम पत्रिका भारत इजराइल के संबंधों पर आधारित पत्रिका है। अगला है दोस्तों 67 नंबर सवाल। देखिए 67 नंबर सवाल आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा 67 नंबर क्या है दोस्तों। 67 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है। पहला है कि 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया नहीं दोस्तों, ये गलत है, ठीक है। तो सत्य नहीं है, ऑप्शन ए ही सत्य नहीं है, बाकी सभी सत्य है। जैसे कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, ये सही है दोस्तों। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डाफ्लो व माइकल क्रेमर है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, केवल एक सही नहीं है, बाकी सभी सही है दोस्तों, ठीक है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। हम समझिएगा कि स्वेरिजेस रिस्क बैंक यानी कि स्वीडन का सेंट्रल बैंक है दोस्तों, याद रखिएगा, द्वारा वर्ष 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। पहली बार यह पुरस्कार रैगनर फ्रिस्क और जैन टिम्बर जेन को संयुक्त रूप से वर्ष 1969 में दिया गया। शेष दोनों विकल्पों सही है। वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता बेन एस बनानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाय विग है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 68 नंबर सवाल, ठीक है। 68 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट, याद रखिएगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है ये क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला 69 नंबर सवाल है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। ये हुआ था 11 अक्टूबर 1724 में हुआ था, याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1724 को सकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि सकरखेड़ा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज़ खां के मध्य हुई थी, ठीक है। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई एवं मुबारिज़ खां मारा गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके 70 नंबर सवाल है। 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविक पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश से हैं दोस्तों। ये सर्बिया का रहने वाले, याद रखिएगा। नोवाक जो दोस्तों कहाँ के रहने वाले हैं, ये सर्बिया के रहने वाले, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। यहाँ पे समझिएगा कि नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। 2022 में वह वर्ष की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई। स्पेन के राफेल नडाल पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा के विजेता रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर सवाल। 71 नंबर सवाल है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन है। याद रखिएगा दोस्तों, यह है पिनाकी चंद्र घोष। याद रखिएगा कि पिनाकी चंद्र घोष जो है दोस्तों ये भारत के प्रथम लोकपाल है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे समझिएगा कि 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को देश के पहले लोकपाल के रूप में पद की शपथ दिलाई। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों 72 नंबर सवाल। समझिएगा यहाँ पे 72 नंबर सवाल क्या है कि जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग, जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, भू ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। जब गर्म पानी के सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है तब इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन भूम ऊष्मीय ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये कश्मीर में हुआ था। याद रखिएगा कि कश्मीर में जो हुआ था दोस्तों ये चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ जो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में, ठीक है।
और तृतीय बौद्ध संगीति 551 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसी शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ दोस्तों ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था कश्मीर में ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका डिस्कशन देखेंगे यहाँ पे समझिएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। इस संगीति में ही बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था दोस्तों, याद रखिएगा। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था कौन? तो बौद्ध धर्म, ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर में कौन विभाजित हो गया था दोस्तों? जैन धर्म, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 74 नंबर सवाल कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच? तो गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी, याद रखिए किसके बीच? 1816 में सुगौली की संधि हुआ था दोस्तों, अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हुआ था, याद रखिएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से 16 के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो 1815 ईस्वी के सुगौली की संधि से समाप्त हुआ, ठीक है। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। यह संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों 75 नंबर सवाल। 75 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है, ठीक है। 4 से 5 बिलियन वर्ष, ठीक है। ये पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है कौन? 4 से 5 बिलियन वर्ष, ठीक है। तो पृथ्वी की लगभग आयु दोस्तों 4 से 5 बिलियन वर्ष दर्शाता है, ठीक है। अगला है दोस्तों 76 नंबर सवाल कि उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य स्थित है, याद रखिएगा ये बिहार में स्थित है, ठीक है। उदयपुर वन जीव जो अभ्यारण्य है ये बिहार में स्थित है, यानी कि उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण बिहार में स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है दोस्तों? ये कौन सा नहीं है? तो शुक्र वाहिका, याद रखिएगा कि शुक्र वाहिका जो है दोस्तों ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्र वाहिका, ठीक है। चलिए अगला इसका देखते हैं हम लोग डिस्कशन, तो यहाँ पे समझिएगा कि शुक्र वाहिका पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। शुक्र वाहिका एक पतली नलिका होती है, ठीक है, जिसकी भित्तियाँ मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। शुक्रवाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है, यह शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। शेष तीनों मादा प्रजनन तंत्र के भाग हैं। अगला दोस्तों 78 नंबर सवाल आपके सामने है कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया दोस्तों? ये दिया गया है बिहार। याद रखिएगा कि प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तत्कालीन वर्ष 2018 जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबर्टी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ से पुरस्कृत किया गया दोस्तों। किनको किया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर सवाल। 79 नंबर की उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 को हुआ था। याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उद्देशिका में जो है समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन देखें, यहाँ पे समझिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपके सामने 80 नंबर सवाल। देखिए 80 नंबर सवाल है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह खाली स्थान के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। या देखिएगा 6 माह के लिए, ठीक है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। कितने माह के लिए? तो 6 माह के लिए नियुक्त किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का, ठीक है। यहाँ पे समझिए डिस्कशन इसका, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति यदि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। चलिए अगला देखते हैं 81 नंबर सवाल। देखिए
81 नंबर सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है दोस्तों? याद रखिएगा कौन है, हेलिना। ठीक है, हेलिना क्या है दोस्तों, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है हेलिना। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण को हेलिना नाम दिया गया है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 82 नंबर सवाल। यहाँ पे देखिएगा 82 नंबर है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचलन की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है अपवर्तन, परावर्तन। इसका और ऑप्शन है दोस्तों, दो को देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, प्रकीर्णन या ध्रुवन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपवर्तन। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे थोड़ा सा, आइए देखते हैं। देखिए डिस्कशन देखेंगे तो फिर समझिएगा यहाँ पे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की क्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 83 नंबर सवाल। देखिए 83 नंबर है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड में। किस राज्य में, तो उत्तराखंड राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है, इसका डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा कि ONGC द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। अगला दोस्तों 84 नंबर सवाल है कि आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा कहलाती है। याद रखिएगा कि आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है सिरोसा। ठीक है, चलिए देखिए आहार नाल, ठीक है, की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है, सिरोसा, मस्क्यूलरिस, ठीक है, समयुकोसा और म्यूकोसा। ठीक है, सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है जो एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। ठीक है, चलिए अगला है 85 नंबर सवाल। देखिए 85 नंबर है कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है दोस्तों? तो ये है दोस्तों फुसफुस धमनी। याद रखिएगा कि मानव के शरीर की कौन सी धमनी, तो फुसफुस धमनी जो है ये ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि फुसफुस धमनी वह धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से भी ऑक्सीकृत या ऑक्सीजन रहित रक्त को फुसफुस फेफड़ों में ले जाती है। ठीक है, अगला है दोस्तों 86 नंबर सवाल। यहाँ पे समझिएगा 86 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रांत पुरस्कार के विजेता है? विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरेला फाउंटेन, और ऑप्शन है दोस्तों चौथा, यहाँ पे देखिएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। देखिए फिर से समझिएगा 86 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रांत सर विजेता है? विक्रम साराभाई पुस्तकालय ये विजेता है दोस्तों, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च ये भी है, ठीक है, फ्लोरा फाउंटेन ये भी है दोस्तों, तीनों ये विजेता है। चौथा ऑप्शन जो दोस्तों ये क्या है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये विजेता नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल 1, 2, 3। ठीक है, केवल 1, 2 और 3। यहाँ पे समझिएगा इसका डिस्कशन। देखिए वर्ष 2019 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता भारतीय स्मारक है विक्रम साराभाई पुस्तकालय। ठीक है, केने सेथ इलाहू सिनेगॉग, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझिएगा कि वर्तमान 2021 में निजामुद्दीन बस्ती नई दिल्ली को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस श्रेणी का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों 87 नंबर सवाल। देखिए 87 नंबर सवाल जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे दोस्तों? प्रथम तीर्थंकर आपको पता है दोस्तों ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, याद रखिएगा। संभवनाथ, याद रखिएगा संभवनाथ जो दोस्तों तीसरे तीर्थंकर थे। याद रखिएगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिनमें प्रथम 5 तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन नाथ, सुमति नाथ। ठीक है, चलिए अगला है 88 नंबर सवाल। देखिए 88 नंबर सवाल है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लुपुथुर पालकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों? याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध मिठाई श्री विल्लुपुथुर
पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे, यहाँ पे समझिएगा। वर्ष 2019 में तमिलनाडु के विरुधनगर जिले के श्रीविल्लुपुथुर शहर में और उसके आसपास उत्पादित श्रीविल्लुपुथुर पालकोवा मिठाई को भारत के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला है 89 नंबर सवाल। देखिए 89 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, याद रखिएगा। शार्क, शार्क जो दोस्तों ये मीन वर्ग से संबंधित है। तारा मछली नहीं है दोस्तों, ना ही वेल है, ना ही सिल्वर मछली है। शार्क जो क्या है दोस्तों, ये मीन वर्ग से संबंधित है। आइए इसका डिस्कशन देखेंगे तो यहाँ पे समझिएगा कि कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछली के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश आदि। शार्क मीन वर्ग से संबंधित है, ठीक है, जबकि वेल सबसे बड़ा जलीय एवं स्तनपायी जीव है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 90 नंबर सवाल देखिए। 90 नंबर सवाल आपके सामने है कि लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिथन के समय विद्युत धारा परिपथ में विद्युत धारा बढ़ जाती है। ठीक है, तो लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगला है 91 नंबर सवाल कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा, कौन होगा दोस्तों, तो बिंग ड्वेन ड्वेन, याद रखिएगा। 2022 शुभांकर कौन होगा, बिंग ड्वेन ड्वेन। ठीक है, यहाँ समझिएगा कि वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग चीन में संपन्न हुआ। इस आयोजन का शुभारंभ एक पांडा है जिसका नाम बिंग ड्वेन ड्वेन था। पदक तालिका में नॉर्वे प्रथम, जर्मनी द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर, चीन तृतीय स्थान पर था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 92 नंबर सवाल कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है, कौन दोस्तों, तो वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ठीक है, बचत और निवेश। याद रखिएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। ये क्या है दोस्तों, ये भुगतान संतुलन में शामिल है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे एक निश्चित समयावधि में किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान तथा ऋणों व परिसंपत्तियों के स्थानांतरण का लेखबद्ध विवरण संतुलन, भुगतान संतुलन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है 93 नंबर सवाल। 93 नंबर है कि मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों, याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, पीयूष ग्रंथि से क्या होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कशन देखेंगे। पीयूष ग्रंथि से शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। अगला दोस्तों हम लोग देखेंगे 94 नंबर सवाल। देखिए 94 नंबर सवाल है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध का नाम क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, बेरिंग जल डमरू मध। याद रखिएगा, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल डमरू मध का नाम क्या है, बेरिंग जल डमरू मध। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं, देखिए बेरिंग जल डमरू मध एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह जल डमरू मध उत्तर में अटलांटिक महासागर एवं दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर को जोड़ती है। चलिए अगला है 95 नंबर। देखिए 95 नंबर है कि भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा। अगला देखते हैं इसका डिस्कशन। देखिए वर्ष 2011 से भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ 25 जनवरी को पेश किया गया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, यानी कि इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 96 नंबर सवाल। देखिए 96 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा प्रणब मुखर्जी को किया गया है, भूपेन हजारिका भी किया गया है, नानाजी देशमुख को भी किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय को नहीं किया गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों, 1954 को हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। यहाँ समझिएगा कि वर्ष 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नानाजी देशमुख जो मरणोपरांत दिया गया है, और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका मरणोपरांत को प्रदान किया गया। दीनदयाल उपाध्याय भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। अगला है दोस्तों आपके 97 नंबर सवाल। 97 नंबर एक निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है, यूएसए, इजराइल। ठीक है, यहाँ पे और ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, चीन या फिर रूस। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रूस ने किया। किसने किया है, रूस। इसका डिस्कशन देखेंगे कि रूस के साथ भारत ने चक्र 3 यानी कि अकूला क्लास आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है।
आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 98 नंबर सवाल यहाँ पे देखिएगा। 98 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं नए राज्यपाल सुमेल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, 2 और 3, देखिए यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान और भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, ये सुमेल नहीं है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसे कि कलराज मिश्र, ये राजस्थान के हैं, ये सही है दोस्तों। टी सौंदरराजन तेलंगाना के हैं, ये भी सही है। भगत सिंह कोश्यारी और आरिफ मोहम्मद खान ये चेंज हुए दोस्तों, यही समझते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा सही सुमेलन क्या है। देखिए कलराज मिश्र दोस्तों ये वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल है, ठीक है, याद रखिएगा। आरिफ मोहम्मद खान जो केरल के हैं दोस्तों वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं, और टी सौंदरराजन जो है वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है। अगला दोस्तों 99 नंबर सवाल कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है कौन है दोस्तों, संसद। याद रखिएगा कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है दोस्तों, संसद जो है भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है, ठीक है। इसका हम लोग अगर डिस्कशन देखेंगे तो भारत में विधि निर्माणी की सर्वोच्च निकाय संसद है। अगला दोस्तों 100 नंबर सवाल जो आज का लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए हैं दोस्तों, किसने किए हैं, तो विलियम बैटिंग ने किए हैं। विलियम बैटिंग ने ही क्या किया दोस्तों, 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अंत कर दिया था, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वराज संघ जनक कैसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन को सहायक संधि का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समझिएगा कि लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है, 1828 से 35 ने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए। कर्नल सलीमन का ठगी प्रथा के अंत में प्रमुख योगदान था, ठीक है दोस्तों। ये था दोस्तों टोटल 100 सवाल का डिस्कशन कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।